हेलो नमस्कार। मैं हरीश कुमार आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे और वह टॉपिक है राज्य की न्यायपालिका। इसके अंतर्गत हमें उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय के बारे में अध्ययन करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका अर्थात विधानसभा के विषय में बात हो चुकी है। कार्यपालिका अर्थात राज्यपाल के विषय में भी हम बात कर चुके हैं। अब हम आते हैं तीसरे अंग के पास, जो राज्य की न्यायपालिका है। चलिए शुरू करते हैं। आज के मुख्य विचारणीय बिंदु क्या रहेंगे? तो आज के जो मुख्य विचारणीय बिंदु हैं वो हैं उच्च न्यायालय क्या है, उच्च न्यायालय का क्या महत्व है, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, उच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, न्यायाधीशों की क्या योग्यताएं होती है, उनका शपथ कैसा होता है, उनके कार्यकाल एवं पदमुक्ति कैसे होती है, उनका स्थानांतरण कैसे होता है एवं उनके वेतन एवं भत्ते क्या क्या हैं। इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले प्रश्न का उत्तर हम जानते हैं कि उच्च न्यायालय क्या है। तो उच्च न्यायालय को जानने से पहले हमें भारतीय न्यायिक जो व्यवस्था की संरचना है उसको एक आउटलाइन के हिसाब से संक्षिप्त में जानना चाहिए हमें कि भारत में जो न्यायपालिका की संरचना है वो पिरामिड के आकार की है। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी पिरामिड में ऊपर जो रहेगा सबसे ऊपर उसकी संख्या सबसे कम होती है और नीचे जो रहते हैं उनकी संख्या सबसे अधिक होती है। अर्थात यहाँ पर संख्या नीचे से ऊपर की ओर कम होती जाती है। ठीक उसी प्रकार भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सबसे ऊपर केवल एक न्यायालय है जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। उसके बाद उसके नीचे उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालयों के नीचे अधीनस्थ न्यायालय हैं। अधीनस्थ न्यायालय के भी कुछ भाग हैं जिसके विषय में अगले वीडियो में चर्चा की गई है। तो उन्हीं में से उच्च न्यायालय उस भारतीय न्यायिक व्यवस्था में दूसरे क्रम पर आता है। अब हम ये जानते हैं कि ये संरचना कैसे होती है, क्या है। तो प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होने का प्रावधान है, परंतु किसी भी एक उच्च न्यायालय के पास एक या एक से अधिक राज्य अथवा एक राज्य और एक या अधिक केंद्र शासित प्रदेश का प्रभार भी दे दिया जाता है या दिया जा सकता है और दिया भी गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था तो है, परंतु यदि किसी कारण से प्रत्येक राज्य कुछ राज्य हैं जहां पर उच्च न्यायालय की व्यवस्था नहीं हो सकती तो संबंधित आस पड़ोस के राज्य में उन्हें समाहित कर दिया गया है। अब हमारे सामने दूसरा प्रश्न आता है कि उच्च न्यायालय का क्या महत्व है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। तो राज्य में न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए एवं विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के पुनर्विलोकन के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। अर्थात जो काम केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय करता है वही काम राज्यों में उच्च न्यायालय करता है। इस प्रकार यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो उच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के भाग 6 में किया गया है और अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक इसका वर्णन है। अब देखते हैं उच्च न्यायालय का गठन। तो उच्च न्यायालय का गठन होगा तो प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और आवश्यकता अनुसार अन्य न्यायाधीश होंगे। अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी इसका निर्धारण भारत के राष्ट्रपति करते हैं, यह उनका अधिकार है।
अब आइए देखते हैं कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है न्यायाधीशों की। तो न्यायाधीशों की सदस्य संख्या का निर्धारण भी राष्ट्रपति ही करेंगे और न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे, किंतु वह यह नियुक्ति अकेले नहीं कर सकते हैं। उनकी नियुक्ति की एक प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश अर्थात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एवं संबंधित राज्य, जिस राज्य में वो हाई कोर्ट है उसके जज को नियुक्त करना है, तो संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के आधार पर नियुक्ति करते हैं। अर्थात नियुक्ति करने वाले राष्ट्रपति हैं और उनको इस मामले में सलाह देने के लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अभी जब 2014 में नरेंद्र मोदी की पहली सरकार आई तो उन्होंने एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC बनाने का प्रस्ताव रखा और उनके लिए उनकी सरकार ने भारतीय संविधान में 99वां संवैधानिक संशोधन किया। इस संशोधन में क्या था? तो 2014 से पहले और वर्तमान में भी यह प्रथा चल रही थी कि सर्वोच्च न्यायालय में जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम करती है। उस कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। तो ये कॉलेजियम मिलकर राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं और राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को जज बनाता है। उच्च न्यायालय के संबंध में यही कॉलेजियम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को परामर्श देती है और उसके बाद मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो कॉलेजियम है वही इनडायरेक्टली सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को और अन्य न्यायाधीशों को, साथ ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसको बदलने का प्रयास नरेंद्र मोदी जी ने किया और उन्होंने NJAC बना दिया संविधान में संशोधन करके। इसमें क्या होता था? तो इसमें NJAC एक आयोग होता। उस आयोग में प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष, भारत के कानून मंत्री और न्यायविद, जज आदि व्यक्ति होते और ये मिलकर जज की सिलेक्शन करते कि कौन जज बनेगा। किंतु इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस 99वें संवैधानिक संशोधन को रद्द कर दिया और पहले से चली आ रही कॉलेजियम प्रणाली को फिर से स्थापित कर दिया। तो वर्तमान में स्थिति क्या है कि वही कॉलेजियम है जो अभी भी नियुक्ति करवाती है। अब ये तो हुई मुख्य न्यायाधीश की बात कि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के परामर्श से। अब हम आते हैं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेंगे, किंतु उसमें संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श भी लिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेंगे, उसमें भी राज्यपाल सलाह देंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सलाह देंगे और एक सलाह देने वाला व्यक्ति और बढ़ जाएगा, वो व्यक्ति होगा उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब देखते हैं कि उनकी योग्यताएं क्या क्या हैं। तो जैसा कि सबसे पहले किसी भी बड़े पद के लिए पहली योग्यता यही होती है कि वह भारत का नागरिक हो। अब कुछ छात्रों के या दर्शकों के मन में यह सवाल अवश्य उठता होगा कि वैसे भी भारत के नागरिक ही जज बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं। यह सामान्य बात है, इसको शर्तों में लिखने की क्या आवश्यकता है? तो उनकी शंका समाधान के लिए यह उनको जानना आवश्यक है कि भारत में कुछ ऐसे पद भी हैं जिन पर विदेशी व्यक्ति भी आकर कार्य कर सकते हैं। जैसे नेपाल देश के व्यक्ति भारत में कुछ सेवाओं में नियुक्त हो सकते हैं। तो ऐसे में यह उल्लेख करना बहुत आवश्यक है कि जो बड़े पद हैं जो पूरे भारत की दिशा और दशा को निर्धारित करते हैं, उन लोगों को भारत का नागरिक होना आवश्यक है। विदेशी लोगों को इस पद पर नहीं आना चाहिए। इसीलिए पहले ही लिख दिया जाता है। राष्ट्रपति के संदर्भ में भी लिखा जाता है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में भी लिखा जाता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में भी लिखा जाता है, साथ ही सांसद आदि के संबंध में भी यह लिखा जाता है। तो पहला है वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसे भारत के न्यायिक कार्य का 10 वर्ष का अनुभव हो अथवा वह उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। तो ये 2 शर्तें
पहला है जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है और दूसरा शर्त है जिसमें ऑप्शन है। तो दोनों शर्तों को जो व्यक्ति पूरा करेगा वह व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। अब बारी आती है उनके शपथ की। तो न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं अथवा उनके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त अन्य कोई व्यक्ति भी शपथ दिला सकता है। संविधान में ऐसा लिखा है, किंतु परंपरा में यह देखा जाता है कि राज्यपाल ही इन्हें शपथ दिलाते हैं, अन्य किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं करते। हालांकि वो नियुक्त कर सकते हैं परंतु ऐसा नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं कार्यकाल एवं पद मुक्ति। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा अवधि है 62 वर्ष, 62 ईयर्स। वह 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है। इसके बाद आते हैं पद मुक्ति। उनको पद से कैसे हटाया जाता है या वो कैसे हट सकते हैं। तो सबसे पहला तो है त्यागपत्र देना। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। कुछ लोगों के मन में यह शंका थी, जब चर्चा हुई पहले तो पता चला कि उन्हें लगता था कि चूँकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्यपाल शपथ दिलाते हैं तो वह अपना इस्तीफ़ा राज्यपाल को ही सौंपेंगे, किंतु ऐसा नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना इस्तीफ़ा भारत के राष्ट्रपति को सौंपते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ही उनका नियोक्ता है। राज्यपाल केवल शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। साथ ही यदि उन्हें हटाना ही पड़ा, मान लीजिए कि इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं और किसी कारण से उन्हें हटाना पड़ेगा, तो वो ऐसे कौन से 2 कारण हैं या ऐसे कौन से आधार हैं जिनको मानकर, आधार मानकर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जाएगा। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के 2 आधार हैं, 2 कारण होने चाहिए। पहला कारण है सिद्ध कदाचार और दूसरा है अक्षमता। सिद्ध कदाचार से हमारा अर्थ है कि ऐसा कोई कार्य जो उनके आचरण की मर्यादा के विपरीत है या संविधान की सीमाओं के बाहर है और उन्होंने ऐसा कार्य किया है जो सिद्ध हो चुका है, इस आधार पर उन्हें हटाया जा सकता है। और दूसरा है अक्षमता, अर्थात जिस कार्य के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है, यदि वह किसी भी कारण से, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो या किसी भी कारण से वह उस कार्य को करने के अयोग्य हो गए हैं, अक्षम हो गए हैं, तब इन 2 कारणों के आधार पर उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। किंतु हटाने की प्रक्रिया क्या होगी? तो उनको हटाने के लिए राष्ट्रपति अधिकृत हैं। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं, किंतु राष्ट्रपति को यहाँ पर विवेकाधिकार की शक्ति बिल्कुल भी प्राप्त नहीं है। उनको किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक है। और संसद की स्वीकृति के मिलने की शर्त क्या है? तो संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति उसे हटा सकते हैं। अर्थात जब किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाना होगा तो इसके लिए संसद में प्रस्ताव लाना होगा और संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से उसे पारित कराना पड़ेगा प्रस्ताव को, और उस प्रस्ताव के बाद ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। अर्थात उनको हटाने की प्रक्रिया जटिल है। जटिल इसलिए रखा गया है ताकि कोई भी उन्हें न हटा सके और वह अपना कार्य बिना किसी व्यवधान के या बिना किसी भय के कर सके। अब बारी आती है स्थानांतरण की। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी संभव है। कैसे होगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कर सकते हैं। अर्थात एक राज्य के उच्च न्यायालय के जज को दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय में वो भेज सकते हैं या वहाँ से बुला सकते हैं राष्ट्रपति। अब बारी आती है वेतन एवं भत्तों की। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन है वह उनका निर्धारण एवं निर्धारित वेतन में परिवर्तन दोनों का अधिकार भारत की संसद के पास है। अर्थात उनका वेतन कितना होगा और उसमें कितनी बढ़ोतरी या कमी होगी, ये इसका निर्धारण भारत की संसद कर सकती है, न कि किसी राज्य की विधानसभा। अगला प्रश्न ये उठता है कि यह वेतन भारित किस पर होता है, मतलब किस फंड से इसे दिया जाता है? तो वह भारत की संचित निधि पर भारित होता है।
अर्थात उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि से क्यों दिया जाता है? तो संचित निधि वह निधि होता है या भारित व्यय वह व्यय होता है जिसे संसद से पास कराना नहीं पड़ता, अर्थात जिस पर चर्चा हो सकती है किंतु उस पर मतदान नहीं हो सकता है। इसलिए जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनका वेतन संचित निधि पर भारित किया जाता है। भारित शब्द पर आपका ध्यान होना चाहिए। भारित का मतलब है ऐसा खर्चा जो पहले से तय है, उस पर कोई वाद विवाद नहीं होगा। और इसे भारित क्यों रखा गया है? तो इसे भारित इसलिए रखा गया है ताकि यदि किसी सांसद को या मान लीजिए प्रधानमंत्री को किसी जज का जो निर्णय है वो पसंद नहीं आया, तो वह उस जज को या सभी जज को प्रभावित करने के लिए या दबाव में लाने के लिए उनके वेतन में कटौती कर सकते हैं, संसद में दबाव बना सकते हैं। इस डर को ख़त्म करने के लिए या इस ऑप्शन को ही ख़त्म करने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन को भारित कर दिया गया है, अर्थात उस पर कोई चर्चा नहीं होगी और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसी बात का डर नहीं होगा कि मैं ये डिसीजन दूंगा तो मेरा जो है वेतन कम हो जाएगा, इसलिए इसे भारित किया गया है। अब आती है बारी कि वर्तमान में इनका क्या वेतन है। तो 2016 से इनके वेतन में बदलाव किया गया है। केंद्रीय जो विधि मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी, उनके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वर्तमान में 2.5 लाख रुपए मासिक वेतन एवं अन्य भत्ते एवं सुविधाएं मिलते हैं। वहीं अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 रुपये मासिक वेतन एवं अन्य भत्ते और सुविधाएं प्राप्त होती है। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने क्या जाना कि उच्च न्यायालय क्या है, इसका महत्व क्या है और इसका गठन कैसे होता है, साथ ही नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, सदस्य संख्या क्या है, उनका वेतन कैसे बनता है, उनको शपथ कौन दिलाता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप जब प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे तो इन्हीं छोटी छोटी बातों से सवाल निकाले जाएंगे और आपको भ्रमित करने का प्रयास किया जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, छोटी छोटी बातों को आप नोट भी कर सकते हैं। साथ ही यदि किसी भी प्रकार की शंका आपको हो या आपको ऐसा लगता हो कि मेरे द्वारा कोई जानकारी देने में गलती हो गई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। साथ ही हमारे महाविद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें यदि किसी प्रकार का सवाल पूछना है तो वो हमारे महाविद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय के कार्य एवं शक्तियाँ क्षेत्राधिकार, और उसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम अधीनस्थ न्यायालय के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।